सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें क्यों जाननी चाहिए, उसके किसान भाइयों कई सारे कारण हो सकते हैं। मुख्य मैं यहाँ पर 2 कारण आपको मेंशन करना चाहूँगा। पहला कारण तो यह है कि हमारे प्लांट जो अब काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं, डेड हो रहे हैं। डे बाय डे हम उसको अच्छे केमिकल्स यूज़ करने के बाद भी नहीं बचा पा रहे हैं। एक तो वो ये कारण हो सकता है। सेकंड जो ये है कि हमें अपनी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करनी है। फर्टिलिटी अगर मेंटेन करेंगे तो हमारे प्लांट की हेल्थ, हमारे प्लांट का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, फ्लावरिंग ज़्यादा आएगी, डोरमेंसी के अंदर भी जो है प्लांट अच्छे तरीके से स्ट्रेस में रहेगा, जो न्यूट्रिएंट उसके पास हैं वो उसको यूज़ कर सकेगा। ये उसका दूसरा कारण है। इसके एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो हम अपने ह्यूमन लाइफ पे जो इसके एग्जांपल जो है सेट कर सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल आदमी है, हेल्दी है। सेकंड जो है वो थोड़ा बीमार है क्योंकि उसको शुगर है। अब शुगर वाले इंसान को बीमारी ज़्यादा घेरेगी, उसके घाव जो है वो काफ़ी लेट पड़ते हैं, हम सभी को पता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक है। और कोई हेल्दी इंसान है, उसके पास प्रचुर मात्रा में जितने न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी को रिक्वायरमेंट चाहिए वो सारे हैं, पूरे करते हैं। और जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से जो उसको बीमारी घेरने की टेंडेंसी है वो भी कम है। अगर कोई उसको डिजीज़ लग भी जाती है तो भी वो अपने इम्यून सिस्टम से उसको दूर इजीली कर लेगा। अब सेम फिनोमिना जो है वो प्लांट पे भी अवेलेबल होता है, प्लांट पे भी जो है देखा जा सकता है। हमारा प्लांट डेड होने का कारण ये है कि हमारे प्लांट का इम्यून सिस्टम वीक है। कोई भी प्लांट एकदम से विल्टिंग शो नहीं करता। या तो उसकी फाइटोफथोरा की प्रॉब्लम हो सकती है अगर मैं सिट्रस की बात करूं, या कोई भी प्लांट है, अमरूद है, चीकू है, बनाना है, कोई भी प्लांट है, हमारा कॉटन है, राइस है, भरपूर मात्रा में अगर उसको सही सॉइल, सही फर्टिलिटी मेंटेन करनी है तो हमें सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जाननी होगी। अब ये सॉइल क्या है? हम ये सारा रेफरेंस जो है के माध्यम से लेके चलते हैं, सब्जेक्ट के माध्यम से लेके चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुश गुप्ता। आप देख रहे हैं किन्नू की खेती चैनल पर आज की सीरीज़ का थर्ड वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको रिपोर्ट सब्जेक्ट के की शो की थी, उसमें बताया था कि ये बीकानेर से है। अब हमें पता है बीकानेर एक राजस्थान का पार्ट है जहाँ पे सैंडी सॉइल है। और ये सैंडी सॉइल है क्या? एक्चुअल में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सॉइल क्या है, सॉइल कैसे बनी। तो किसान भाइयों, क्या है, लाखों करोड़ों साल से फिनोमिना चलता आ रहा है और अब भी चल रहा है, प्रेजेंटली भी। काफ़ी बड़े बड़े जो चट्टानें थी, रॉक्स जिसे हम बोलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े थे, तो उस पे भौतिक क्रियाएं, रासायनिक, जैविक क्रियाएं हुई। अब भौतिक का एग्जाम्पल लें तो काफ़ी बड़े बड़े रॉक्स थे। टेम्परेचर जब लाखों साल पहले बहुत ज़्यादा था, करोड़ों साल पहले जो टेम्परेचर जो है कभी ज़्यादा था, कभी एकदम से ठंड पड़ने लगी। तो इससे क्या होता है, रॉक्स की एक्सपेंशन हुई। मतलब एक्सपेंशन आप समझते होंगे, जैसे स्वेलिंग। और उसके बाद जब ठंड पड़ी तो वो सिकुड़ने लगे, तो उसके अंदर जो है क्रैक्स बन गए। क्रैक्स बने, बिजली कड़की, क्रैक्स टूटे, उसके बारिशें हुई, वो जो बड़े रॉक्स थे वो छोटे रॉक्स में तब्दील हो गए। और ये प्रोसेस चलता आ रहा है। ये है फिजिकल फिनोमिना ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इसको वेदरिंग ऑफ रॉक्स भी बोलते हैं। किसान भाइयों, ये जो मैं वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ किन्नू पे अप्लाई नहीं, सभी पे अप्लाई है। हमें ये जानना है सॉइल कैसे बनी है, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले कि सॉइल बनती कैसे है, कौन कौन सी सॉइल होती है, कंपोनेंट्स क्या है, ये सब हमें जानना है। तो सब्जेक्ट के का हम बात करें तो हमने सैंडी सॉइल का लिया। अब सैंडी सॉइल क्या है? सॉइल भी कई तरीके की होती है। क्ले सॉइल, जिसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, रेतली मिट्टी को सैंडी सॉइल कहते हैं। जो बीच वाली, जो इसके रेतली की और चिकनी मिट्टी के बीच में आती है, उसको सिल्ट कहते हैं। तो ये मैं आपको जब सॉइल की हम बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल स्ट्रक्चर की, उसमें मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम रेफरेंस के की बात करें तो सैंडी सॉइल के अंदर हमें पता है कैल्शियम की अधिकता ज़्यादा होगी, क्योंकि जो सैंडी सॉइल वहाँ से बनी है वो बहुत बड़े चट्टानों के कैल्शियम के पहाड़ थे, उनसे टूट के जो कण बने हैं, जिसको हम जो है पार्टिकल भी बोलते हैं, वो सैंडी सॉइल के बने हैं। अब ये गवर्नमेंट ने, यूएसडीए ने, ये जो, और आईएसएस ने, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंसेज ने, सॉइल को तीन जो है काफ़ी सारे हिस्सों में बांटा है। जैसे रॉक है, उसके बाद ग्रेवल है, उसके बाद सैंड है, फिर सिल्ट है, और फिर क्ले है। सॉइल को जो यूएसडीए ने और आईएसएस ने, जो मैंने बताया आपको, उनको एक साइज़ के हिसाब से जो है वो अलग अलग रखा है।
जिसका सबसे छोटा साइज़ है उसको हम क्ले बोलते हैं, जिसका क्ले से थोड़ा सा 10 गुना ज़्यादा बड़ा है उसको स्लिट बोलते हैं, जो उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा है उसको सैंड बोलते हैं। ऐसे करके ग्रेवल आएगा, फिर रॉक्स आएगा और फिर अलग आएगा बेटा। तो हमारे को ये जो डिटेल है इसकी सॉइल की टेक्सचर के बारे में, ये हम अगली जो आने वाली 3-4 वीडियोस के बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट सॉइल की। अभी आप जो स्क्रीन पे की रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें जो पीएच है K1 सैंपल का, जो हमने सैंपल लिया है उसका 8.69 है। और हमारा जो नॉर्मल पीएच रहता है प्लांट की बेटर न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी के लिए, जो अपटेक करने के लिए, वो रहता है 6.5 से लेकर 7.5 तक। क्योंकि ये किन्नू का हम डिस्कस कर रहे हैं इस यूनिट में, तो किन्नू के लिए जो पीएच गवर्नमेंट ने सेट की है वो 8.2 के आसपास अगर पीएच है तो हमारा जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ठीक सी मात्रा में सिट्रस का प्लांट उसको ले सकता है। वैसे तो पीएच 7 से ज़्यादा अल्कलाइन बोलते हैं। एक जो अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि पीएच मैं आपको बाद में बताऊंगा, सारा जो पूरा एक वीडियो पीएच पे बनाएंगे हम लोग, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि पीएच कितनी होनी चाहिए, क्यों पीएच में फ़र्क पड़ता है न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी या डेफिशिएंसी से। तो अभी के लिए आप ये मान लीजिए भी पीएच का जो माप है 0 से 14 तक है। 7 वाली जो पीएच है वो नॉर्मल पीएच कहलाती है, और जो प्लांट की अवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट की मैक्सिमम रहती है वो 6.5 पीएच से लेकर 7.5 पीएच के बीच में रहती है। अब आप देखिए K1 की जो रिपोर्ट आपको शो हो रही है सब्जेक्ट के की, उसमें पीएच 8.69 है। अब ये पीएच बढ़ने का कारण क्या रह सकता है? इसमें कई सारे फैक्टर हो सकते हैं कि जो ये वाटर जो हमें प्लांट को दे रहे हैं इस रिपोर्ट में भी शायद उसमें साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो। एक तरफ इस रिपोर्ट में आप नज़र ये भी देखिए कि ईसी है। ईसी का मतलब है विद्युत चालकता, या इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। जो ये बादल लैब की रिपोर्ट है उसमें लेस देन 0.80 होनी चाहिए, लेकिन जो सब्जेक्ट की रिपोर्ट है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कहीं पर ये कम है, कहीं पे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को आप सीधा सीधा ये मान लीजिए कि सोइल में साल्ट की प्रेजेंट कितनी है। जितना ज़्यादा सोइल के अंदर साल्ट प्रेजेंट होगा, सैलिनिटी होगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। लेकिन एक मात्रा में अगर 0.80 के बाद साल्ट की कंसनट्रेशन बढ़ती है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता तो बढ़ेगी, लेकिन जो प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए वो प्लांट को न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसका पीएच बढ़ने का कारण अभी तक दो हमने डिस्कस किया, पीएच और ईसी। उसमें ये हो सकता है कैल्शियम की अधिकता होने के कारण, और सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट या और कोई इनऑर्गेनिक आयंस बनने के इनऑर्गेनिक के साथ कंपोजिशन बनने के कारण जो इसका पीएच है वो ज़्यादा है। अब हमें ध्यान रखना है कि पीएच को कम कैसे करना है, वो हम पीएच वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हम कंपोजिशन ऑफ सॉइल के बारे में बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ सॉइल का मतलब है संगठन। मिट्टी किस चीज़ की है, क्या है मिट्टी में के अंदर। तो किसान भाइयों, मिट्टी के अंदर बेसिकली 3-4 चीज़ों को हम लेके चलते हैं। फर्स्ट नंबर पे मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स खनिज पदार्थ को भी बोलते हैं, और ये प्लांट को मिनरल्स ही चाहिए होते हैं, वो जो आयंस की फॉर्म में। उन पे आयंस पे कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज हमेशा या पॉजिटिव चार्ज हमेशा रहेगा। प्लांट को हम अगर सीधा डीएपी दें तो वो डीएपी नहीं लेगा, प्लांट को हम यूरिया दें तो यूरिया नहीं लेगा। तो प्लांट पहले अपने डीएपी को, सॉरी, सॉइल के अंदर जो सॉइल सॉल्यूशन बनेगा वो डीएपी किसी फॉर्म में चेंज होगी, जो यूरिया है वो अमोनियम की फॉर्म में या नाइट्रेट की फॉर्म में चेंज होगी, तभी वो सॉइल सॉल्यूशन में आकर प्लांट उसको ले सकता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स के आपने नाम सुने हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक है, कॉपर है, फॉस्फोरस है, ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स ही तो हैं, खनिज तो हैं, ये सब क्या है? खनिज है। और इसकी परसेंटेज नॉर्मल अगर हम मिट्टी की बात करें जिसकी pH 7 है, और सॉइल टेक्सचर के अंदर अगर बात करें तो उसके अंदर सैंड 50% और कुछ हिस्से में जो क्ले है 30% 40%, जिसको हम लोमी सॉइल भी बोलते हैं। ये हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट के बारे में। तो अगर मिट्टी नॉर्मल है तो उसके अंदर मिनरल्स की जो परसेंटेज रहेगी, तो सॉइल को अगर हम वॉल्यूम वाइज कैलकुलेट करें, वॉल्यूम का मतलब क्या है? एक मीटर को हमने लेंथ, एक को ब्रेड्थ और एक की डेप्थ, तो इसको क्या है क्यूबिक मीटर में जो है हम इसको मान के चलते हैं। उसके अंदर अगर हम लेते हैं तो 45% हमारा क्या रहेगा? मिनरल रहेगा।
जो 4 से 5% रहेगा वो ऑर्गेनिक मैटर रहेगा। ये हमारा कंपोजिशन जो संगठन है मिट्टी का, ये सेकंड है। मैंने आपको 4 बताए। पहले नंबर पे मिनरल, सेकंड पे ऑर्गेनिक मैटर, थर्ड पे वाटर और फोर्थ पे एयर। तो फर्स्ट जो हमारा रहेगा वो मिनरल रहेगा, सेकंड नंबर पे ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या है? जैविक जो कार्बन कह सकते हैं, ह्यूमस है, पॉलीसेक्राइड्स है, सेल्यूलोज है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार आप सुन लीजिए ताकि आपको सॉइल के स्ट्रक्चर के बारे में, सॉइल की कंपोजिशन के बारे में पता लग सके। जिस मिट्टी के अंदर, जिस मृदा के अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, वो मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, वहाँ कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का रॉक है। रॉक्स के अंदर प्लांट नहीं होते हैं। वो किस लिए नहीं होते? क्योंकि वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर ना के बराबर है या ज़ीरो है। जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, वहाँ पर जो हमारा प्लांट है वहाँ ग्रो ही नहीं करेगा। तो ऑर्गेनिक मैटर पीएच मेंटेन करने के लिए, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के लिए, सीईसी के लिए, ये जो टर्म्स हैं आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगी समझने में शुरू शुरू में, लेकिन आप भी अगर लगातार वीडियो देखेंगे तो इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। मेरे समझाने का कारण यहाँ भी यही है कि कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बना सके फील्ड में आके कि ये प्रोडक्ट डाल दो तो ये आपका प्लांट चल पड़ेगा, इससे विल्टिंग नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ ना हो, आपको समझ में आए ठीक तरीके से कि एक्चुअल प्रोसेस होता कैसे है। तो थर्ड नंबर पे जो रहेगा वो कंपोनेंट्स में वो एयर रहेगी। अब एयर भी बहुत ज़रूरी है। अगर एयर नहीं होगी तो प्लांट जो है रूट से ऑक्सीजन चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको कैसे लेगा? मेनली जो है प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रूट से लेते हैं। जो माइक्रोब्स हैं, जितने भी माइक्रोबियल एक्टिविटी है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, जितने भी बैक्टीरिया हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट को चेंज करते हैं, जैसे कि यूरिया है, यूरिया को नाइट्रोसोमोनास बैक्टर चाहिए अमोनियम बनाने के लिए, नाइट्रेट फॉर्म बनाने के लिए, ताकि वो प्लांट उसको ले सके। उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होगी अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा तो। और सेकंड जो ये है, अगर उसके अंदर एयर नहीं होगी तो वो सर्वाइव माइक्रोबियल कैसे करेगा? वो सर्वाइव नहीं करेगा तो हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी। तो जो ऑक्सीजन की या एयर की जो रिक्वायरमेंट है वो सोइल का एक कंपोनेंट है। और जो फोर्थ है वो वाटर। वाटर हमें सभी को पता है, अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांट नहीं जीवित रह पाएगा। तो ये तो है किसान भाइयों कंपोनेंट्स ऑफ सोइल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोइल की स्ट्रक्चर के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुश गुप्ता। आप देख रहे हैं किन्नू की खेती चैनल को। धन्यवाद।